हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष सिंह एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सिंहपीडिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 जो कि है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आईज का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पार्ट्स ऑफ सेल। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि सेल क्या होता है, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, और सेल होता क्या है, मतलब डेफिनेशन। आज हम पढ़ेंगे कि सेल के अंदर और भी जो ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स मतलब सेल के अंदर जो और भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे 16 कंपोनेंट्स है, 16 के हम नाम तो पढ़ेंगे, साथ में फंक्शन भी पढ़ेंगे और उसका डायग्राम भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि नाम क्या क्या है इनके। ठीक है, तो देखो पहला है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस जो है पूरे सेल में जो भी एक्टिविटी होता है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल करता है, जैसे कि कोई भी एक्शन है, जैसे मान लो कि सेल के अंदर क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन, तो इसको करना है या फिर नहीं करना है, इसको कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। ठीक है, और ये जो सेल है उसके सेंटर में एक इस तरीके का सर्किल होता है, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस में जो है एक बाउंड्री होता है जिसके अंदर पोर्स होते हैं, जो बीच में गैप दिख रहा है वहां पे पोर्स है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो है क्रोमैटिन फाइबर होता है और एक न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, ये जो एनवेलप है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर पोर्स होते हैं और इन पोर्स से क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो न्यूक्लियस के अंदर जाना चाहता है या फिर न्यूक्लियस इससे अपने खुद से मतलब बाहर निकाल रहा है, उसके लिए वो क्या बना है, पोर्स बना है, इससे वो अंदर और बाहर करता है, डिफ्यूजन होता है। ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर में क्या होता है, तो क्रोमैटिन फाइबर जो है उसके अंदर जो है डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये जो डीएनए है न्यूक्लियस क्या करता है, उसको ट्रांसक्राइब करता है, यानी कि कॉपी बनाता है उसका, और उस कॉपी को हम बोलते हैं एमआरएनए। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मैसेंजर, एम का मतलब मैसेंजर और आरएनए का मतलब, ये डीऑक्सी हटा दो डीएनए में से तो क्या बचा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड बनाता है ये। ठीक है, डीएनए की कॉपी। जैसे डीएनए मान लो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आरएन जो एमआरएनए है वो सिर्फ एक ही होगा इसमें से। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ये डीएनए है और ये एमआरएनए है। अब ये जो एमआरएनए है वो क्या करता है, वो कहा जाता है, वो जाता है राइबोसोम्स के पास। ठीक है, वो कहा जाता है, वो जाता है राइबोसोम्स के पास। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये राइबोसोम्स, ये जो है एक एक, एक और सेल ऑर्गेन होता है, वो जो है राइबोसोम्स प्रोड्यूस करता है, और वो है न्यूक्लियोलस। जो भी मैंने न्यूक्लियस बताया था, इसके अंदर मैंने क्या बताया था, क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं और साथ में एक न्यूक्लियोलस होता है। ये जो न्यूक्लियोलस है वो क्या बनाता है, राइबोसोम्स। ठीक है, अब ये जो राइबोसोम्स है इनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन, इनके ऊपर जो बाउंड्री होती है वो नहीं होती है, बस अंदर का ही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो बीच में जगह दिख रही है आपको, ये दो हमारे क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे हमारा राइबोसोम बना है। बीच में से क्या होता है, एमआरएनए जाता है। ठीक है, अब एमआरएनए जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है, और जैसे ही इस राइबोसोम में से 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो है पास कर जाते हैं, तो ये क्या करता है, एक अमीनो एसिड को लेता है और क्या करता है, अपने अंदर डाल लेता है। ठीक है, अब अमीनो एसिड क्या होता है, अमीनो एसिड जो है प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, हमने क्लास 7 में पढ़ा था न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में। ठीक है,
अब बहुत सारे अमीनो एसिड मिलेंगे, अब 3 था, अब क्या होगा 6 न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, फिर 9, फिर 12, इस तरीके से क्या होंगे, जैसे बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड भी बढ़ते जाएंगे और सारे मिलकर क्या बन जाएंगे, हमारे प्रोटीन बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या करता है हमारा राइबोसोम, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब ये जो राइबोसोम है वो क्या होता है, 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, राइबोसोम 2 तरीके के होते हैं। पहला क्या होता है हमारा, पहला होता है हमारा अटैच्ड राइबोसोम, अटैच्ड राइबोसोम, और दूसरा होता है हमारा फ्री राइबोसोम्स। ठीक है, अटैच्ड राइबोसोम्स और फ्री राइबोसोम्स। ठीक है, जो फ्री राइबोसोम्स हैं वो सेल के अंदर इधर उधर घूमते रहते हैं इस तरीके से, कहीं पे भी साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या होता है मैं बताता हूँ। ठीक है, फ्री राइबोसोम सेल के अंदर इधर उधर स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, और जो अटैच राइबोसोम्स है वो एक और सेल ऑर्गेनेल में लगे होते हैं जिसको हम बोलते हैं ईआर। ठीक है, अब ईआर क्या होता है वो हम देखते हैं। देखो, ईआर, ईआर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये हमारे जो न्यूक्लियस होता है उसी के अंदर अटैच्ड होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर अटैच्ड होता है, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर ही इस तरीके से क्या होगा, अटैच्ड होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। और इसके इसके भी जो है 2 टाइप्स होते हैं हमारे। ठीक है, इसके 2 टाइप्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उससे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, इसके 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ होता है इसके ऊपर जो है राइबोसोम्स अटैच होते हैं। जो अभी मैंने बोला था आपको 2 तरीके के राइबोसोम्स, एक फ्री और एक अटैच्ड। तो जो अटैच्ड राइबोसोम्स हैं वो किस पे अटैच्ड होते हैं, हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके अंदर कोई भी राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होता है। अब दोनों ईआर का जो है काम भी अलग अलग होता है। ठीक है, ये जो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है वो जाता है हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और उसके बाद यहां से जाके यहां पे होता क्या है प्रोटीन के साथ, प्रोटीन जो है ये क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, मॉडिफाई करता है ये प्रोटीन को। मॉडिफाई कैसे करता है, प्रोटीन को ये क्या करता है, एंजाइम बना देता है। और एंजाइम क्या करता है, बहुत सारे जो भी केमिकल हमारे क्या होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, उनमें ये क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था रेस्पिरेशन, ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में। तो ये क्या है, एंजाइम की मदद से होता है। ठीक है, जो मतलब इन प्रोसेसेस को फैसिलिटेट करे। ठीक है, तो वो एंजाइम कौन बनाता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये और एंजाइम कहाँ पे होता है, एंजाइम होता है हमारे लाइसोसोम में। अब लाइसोसोम क्या होता है, देखो लाइसोसोम भी क्या होता है, जैसे राइबोसोम से वैसे होता है, लेकिन इसमें मेम्ब्रेन होता है और राइबोसोम की तरह इसमें 2 इस तरीके से पार्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम को हम बोलते हैं सुसाइड बैग्स ऑफ सेल। ठीक है, सुसाइड बैग्स ऑफ सेल, बैग्स ऑफ सेल। देखो, इनके अंदर भी एंजाइम होता है, उनको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, और ये क्या करता है, कोई भी अगर हमारे सेल के अंदर कोई भी वेस्ट है, ठीक है, उस वेस्ट को ये क्या कर देता है, उस वेस्ट को ये खत्म कर देता है। मान लो ये सेल है, इसके अंदर मेरे पास क्या था, वेस्ट था एक वैक्यूल में। वैक्यूल क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनल ही होता है, एक देखो 50 नंबर पे क्या हमारा वैक्यूल, ऐसा ऑर्गेनल होता है जिसके अंदर जो है फ्लूइड भरा होता है, उसको हम बोलते हैं सेल सैप। और उसके अंदर जो है स्टोरेज होता है सामान का। ठीक है, स्टोरेज, जैसे कि वेस्ट मटेरियल हो गया या फिर जो अनप्रोसेस्ड प्रोटीन है वो कहां पे जाता है, हमारे वैक्यूल में, और तब जाता है ईआर में। ठीक है, अब देखो ये जो वेस्ट मटेरियल है इसको कौन नष्ट करता है, कौन खत्म करता है, वो है हमारा लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम।
हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है वेस्ट के पास, और वो वेस्ट क्या होता है हमारा डाइजेस्ट हो जाता है और खत्म हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि और कभी होता है कि सेल जो है वो खुद ही को क्या करता है खत्म करने की कोशिश करता है। तो क्या करता है हमारा सेल की जो लाइसोसोम है वो क्या करता है पूरे अपने सेल में क्या करता है साइटोप्लाज्म में क्या कर देता है प्रोड्यूस कर देता है, और फिर पूरा सेल ही क्या होता है खत्म हो जाता है। अब मैंने दो तीन जो शब्द है वो बहुत ज्यादा यूज किए हैं, सेल मेम्ब्रेन और दूसरा है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखो सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन जो है एक बाउंड्री होता है, जो सेल है उसका उस बाउंड्री होगा जिसके अंदर उसके अंदर जो फ्लूइड है वो बाहर ना चले जाए, तो उस बाउंड्री को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो फ्लूइड है, जो भी मैंने बोला ताकि फ्लूइड बाहर ना चले जाए, ये जो फ्लूइड है वो हमारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दो अलग अलग चीजें, हमने पिछले टॉपिक में ये पढ़ लिया था स्ट्रक्चर ऑफ सेल में। ठीक है, अब यहाँ पे हम जितना अभी तक हमने पढ़ा उसका डायग्राम बनाते हैं। देखो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, एक जगह से क्या होगा ये रेप्चर्ड होता है, वहां से हमारा क्या निकलता है वेस्ट निकलता है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, इसको हटाते हैं और यहाँ हम लिखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल यानी कि कुछ ही चीजों को ये क्या होता है अंदर आने देता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, इसको क्या करता है अपने अंदर आने देता है। और कुछ और चीजें हैं जैसे कि माइक्रोब्स हो गए, वायरस, बैक्टीरिया, इन सबको अंदर नहीं आने देता है। तो ये क्या है सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन बन गया। उसके बाद हमने पढ़ा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हम ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, और इसके बाहर क्या होगा न्यूक्लियर एनवेलप जिसके अंदर पोर्स होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है हमारा क्रोमैटिन फाइबर, कुछ भी इस तरीके से कुछ भी लाइंस बना दो आप तो ये क्या बन जाएगा हमारा क्रोमैटिन फाइबर। और इसके अंदर होता है हमारा न्यूक्लियोलस। इतना समझ में आ गया। उसके बाद हमने पढ़ा राइबोसोम्स। ठीक है, तो राइबोसोम्स आप कहीं पे भी बनाते हो, लेकिन मैं कहीं पे भी नहीं, हम क्लस्टर में बनाते हैं एक साथ ताकि इजिली और भी हमारे जो ऑर्गेनल्स है वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। उसके बाद ईआर होता है हमारा। ठीक है, ईआर ये हमारा क्या है इसी में अटैच्ड होता है। इसके साथ क्या होता है स्मूथ ईआर भी होता है। तो इसके ऊपर क्या होता है इसके ऊपर भी राइबोसोम्स लगे होते हैं और स्मूथ ईआर पे नहीं लगे होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ ली, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है वैक्यूल्स होते हैं, ये भी हमने पढ़ा। इसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। एनिमल सेल में छोटे वैक्यूल होते हैं, जो प्लांट सेल है उसमें बड़े बड़े वैक्यूल, बड़े क्या है एक ही बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। अब देखो सेल मेम्ब्रेन के बाद मैंने लिखा है सेल मेम्ब्रेन एंड वॉल। अब ये जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल में नहीं होता है, ये होता है सिर्फ प्लांट सेल में। अब देखो सेल मेम्ब्रेन इसमें भी बनेगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इसमें भी बनेगा लेकिन साथ में एक वॉल भी बनेगा। ठीक है, साथ में एक वॉल भी बनेगा इस तरीके का, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल वॉल। और इसके अंदर जो है एक बड़ा सा वैक्यूल बनेगा इस तरीके से। ठीक है, इतना बड़ा वैक्यूल है इसका, 75% क्या होता है वैक्यूल ही होता है। और उसके बाद साइड में हम क्या बना देते हैं न्यूक्लियस बना देते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी सेम, इसके अंदर भी हमारा क्या होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा। इसको मैं ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि छोटा सा है। और इसके अंदर भी सेम क्रोमैटिन फाइबर और न्यूक्लियोलस होगा, और इसके ऊपर भी पोर्स होंगे इसके न्यूक्लियर एनवेलप पे। इतना समझ में आ गया। उसके बाद हमने पढ़ा था राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के अंदर बना देते हैं। सॉरी, इसमें हमने एक लाइसोसोम भी पढ़ा था, लाइसोसोम भी हम बना देते हैं इसमें। अब देखो लाइसोसोम जो है इसमें नहीं होता है, लाइसोसोम प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसके अंदर हम प्लांट सेल के अंदर हम लाइसोसोम को नहीं बनाएंगे। अभी वैक्यूल को हटा देता हूं ताकि न्यूक्लियस जो है हमारा अच्छे से दिखे। एक काम करते हैं, अंदर का जो है हम इससे बनाते हैं। ठीक है,
ये हमारा न्यूक्लियस बन गया। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है हमारा, इसके ऊपर हमारा लगा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारा पता चल गया आपको, इतना समझ में आ गया सबको। ठीक है, वैक्यूल होता है, राइबोसोम्स होता है और न्यूक्लियस होता है, समझ में आ गया। उसके बाद हमने और कुछ पढ़ा, हमने पढ़ा था हमने पढ़ा था ईआर, ईआर भी हमने बना दिया यहाँ पे। तो ये सब होते हैं हमारे अभी तक जितना हमने पढ़े। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, लाइसोसोम समझ में आ गया क्या होता है। लाइसोसोम होता है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो या तो वेस्ट को खत्म करने में मदद करता है या फिर खुद सेल को ही खत्म कर देता है। ठीक है, राइबोसोम क्या करता है, हमारा जो mRNA है जो कौन बनाता है, न्यूक्लियस, उसको क्या करता है, रीड करता है, ट्रांसलेट करता है और क्या बना देता है, प्रोटीन बनाता है। उसके बाद ये ईआर क्या करता है, ईआर क्या करता है कि रफ ईआर क्या करता है कि जो प्रोटीन बनाता है राइबोसोम उसको मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, अब ये जो मॉडिफाई कर देता है, इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है, एक और ऑर्गेनल में भेजता है इसको। ठीक है, एक और ऑर्गेनल में इसको भेजता है और उसका नाम है गोल्गी अपैरेटस। क्या नाम है, गोल्गी अपैरेटस। इसको भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्या है, गोल्गी अपैरेटस को ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा गोल्गी अपैरेटस है। अब ये क्या होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके बहुत ज्यादा नजदीक जो है हमारा सिचुएटेड होता है इस तरीके से। ठीक है, बहुत सारे गोल्गी अपैरेटस यहाँ पे लगे रहेंगे। अब ये जो गोल्गी अपैरेटस है वो करना क्या है, ये जो अगर मान आप कुछ काम करते हो तो एकदम परफेक्शन के साथ तो नहीं करते हो, कि कोई भी इंसान जो है परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब उसमें होता क्या है कि कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, आरईआर जो है हमारा रफ वाला, वो क्या करता है कुछ मॉडिफिकेशन में क्या करता है, अगर गलती कर देता है, पहला काम इसका गोल्गी अपैरेटस का क्या है, उस गलती को सही कर देगा और मॉडिफाई कर देगा उसको। दूसरा है कि जो प्रोटीन बनाया, ठीक है, राइबोसोम सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो प्रोटीन को क्या कर देगा, वो पैक कर देगा और हमारी तरफ हमारे बॉडी के यूज के लिए वो भेज देगा। ठीक है, सेल कहां से जाएगा, वो किसी एग्जिट से। ठीक है, ये कौन करता है, हमारा गोल्गी अपैरेटस करता है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट कर दे, ये पैक करते हैं और ट्रांसपोर्ट कर देते हैं हमारी तरफ। ठीक है, तो हम गोल्गी अपैरेटस दोनों में मिला दिए, समझ में आ गया हम लोग को, गोल्गी अपैरेटस समझ में आया। अब ये जो गोल्गी अपैरेटस है ये हम लोग को पहुंचाता है। अब हम लोग को पहुंचाने के बीच में इसके पास जो है दो और ऑर्गेनल मिलते हैं इसके बीच में, एक है हमारा प्लास्टिड और एक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, प्लास्टिड है और एक माइटोकॉन्ड्रिया है। देखो, एक है हमारा प्लास्टिड और एक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, दोनों सॉसेज शेप्ड ही होते हैं, यानी कि इस तरीके से एलिप्स शेप्ड, लेकिन अंतर क्या होता है, अंतर होता है कि जो ये होते हैं हमारे प्लास्टिड्स, उसके अंदर इस तरीके स्ट्रक्चर मिलते हैं, स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं, और इस वाले में हम लोग को मिलता है क्रिस्टी। ठीक है, इस वाले के अंदर हम लोग को क्रिस्टी मिलता है और ये दोनों क्या है, डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है दोनों में वो स्मूथ होता है और दोनों में जो इनर मेम्ब्रेन है ये वाला वो रफ होता है। ठीक है, इसके अंदर जो आपको ये कॉइन जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इस तरीके के, ठीक है, ऐसे फ्लैट दिख रहे हैं लेकिन ऊपर से क्या होते हैं, सर्किल होते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड्स। क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड्स। और ये जो पूरा एक स्टैक बना दिए इसको हम बोलते हैं ग्रेनम। ठीक है, ऐसे करके पूरा एक स्टैक बना है, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, ग्रेनम। और जो सिर्फ एक थाइलाकॉइड है,
मतलब एक हमारा कॉइन शेप्ड है स्ट्रक्चर, उसको हम थाइलाकॉइड बोलते हैं। अब ये सारे ग्रेनम जो है वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब जो खाली जगह है वहां पे भी एक सैप भरा होता है लिक्विड, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है। और जो थाइलाकॉइड्स है हमारा, उसी के अंदर हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लोरोफिल जो ग्रीन कर देता है लीव्स को, सबने पढ़ा है क्लास 6 में, 5 में, 4 में, सब में ग्रीन कलर देता है हमारा क्लोरोफिल। वो किसमें प्रेजेंट है? थाइलाकॉइड्स में। और थाइलाकॉइड्स किसमें प्रेजेंट है? ग्रेनम में। ग्रेनम किसमें प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। तो प्लास्टिड, अब ये जो क्लोरोफिल है वो किसमें होगा? खुद ही सोचो, प्लांट में ग्रीन कलर देना होता है कि एनिमल में? प्लांट में देना होता है। तो प्लांट में जो है हम इस तरीके से प्लास्टिड बना देते हैं, ठीक है। प्लास्टिड बन गया हमारे। अब वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। आपको पता भी होगा पहले से, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? जो हमारा ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट कर देता है ये एनर्जी में, और इस एनर्जी को वो स्टोर करता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी, एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई यानी कि 3, और पी से फॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो बीच में आपको ये ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए होता है, ताकि ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है। पहले बताया था मैंने आपको, क्रिस्टी। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लास्टिड है, दोनों के पास खुद के डीएनए होते हैं। खुद के डीएनए, ये इसके अंदर डीएनए है, उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं होते हैं, इनके अंदर खुद के डीएनए होते हैं। और कभी कभी इनके अंदर खुद के प्रोटीन भी होते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन राइबोसोम बनाने में नहीं, मेरे को राइबोसोम की जरूरत नहीं है, मेरे को न्यूक्लियस की जरूरत नहीं है, मैं खुद से काम करता हूं, मेरे अंदर डीएनए है, मेरे अंदर प्रोटीन है, ठीक है। ये दोनों इस तरीके करते हैं काम। अब एनर्जी क्या है? ये एनर्जी बनाता है। तो एनर्जी सिर्फ एनिमल्स को चाहिए, प्लांट्स को नहीं चाहिए, या फिर सिर्फ प्लांट को चाहिए, एनिमल को नहीं चाहिए, दोनों को ही चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा? दोनों में ही होगा। और जब ड्रॉ करते हैं हम छोटे स्केल पे, तो हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, देखो इस तरीके से बनाते हैं हम, और इसके ऊपर इस तरीके से 4 लाइन बना दो। ये क्या, हम लोग को इसी तरह का एक क्रिस्टी का स्ट्रक्चर हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे, देखो तो एक क्रिस्टी का स्ट्रक्चर मिल गया हम लोग को, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं, 4 लाइन बना दो, एक इस तरीके का सिलेंडर बना के, सिलेंडर नहीं सॉरी इलिप्स बना के, अब वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने राइबोसोम लाइसोसोम पढ़ लिया, ईआर भी पढ़ लिया, गोल्गी पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया, प्लास्टिड पढ़ लिया। अब हमारे बचते हैं पेरोक्सिसोम, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। ये जो तीनों है, सॉरी हाँ तीनों है, वो हमारे एनिमल सेल में होते हैं, ठीक है। तीनों हमारे एनिमल सेल के अंदर होते हैं, ठीक है, तीनों एनिमल सेल में। अब देखो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, इन दोनों में लोगों को क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। देखो एक स्ट्रक्चर होता है सेल में जो कि इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके का। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और इसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है, 6 नंबर वाला सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। अब ये दो हम लोग को क्या दिख रहे हैं? सिलेंडर शेप के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। अब ये जो सिर्फ एक सिलेंडर लिया मैंने, मान लो मेरे घर में 2 सिलेंडर है, ठीक है, मेरे घर में क्या है? 2 सिलेंडर है, ठीक है, मैंने एक का यूज कर लिया, अब दूसरा मेरे को चाहिए, ठीक है। तो पहले क्या होता है? इसका, इस वाले का यूज कर लेते हैं हमारे सेल, और फिर इस वाले का यूज। अब सेंट्रोसोम का यूज क्या होता है? सेंट्रोसोम का यूज ये होता है कि सेल डिवाइड जब होता है, सेल डिवाइड कब होता है?
रिप्रोडक्शन के दौरान होता है। ठीक है, तो जब सेल डिवाइड होता है तब क्या होता है, हमारा सेंट्रोसोम काम आता है। ये क्या करता है, जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा डीएनए है, क्रोमैटिन फाइबर, इसको ये चेंज कर देता है। और किसमें चेंज करता है, क्रोमोसोम में। यहां पे नहीं करते हम, किसमें चेंज करता है, ये क्रोमोसोम में। ठीक है, ये एक एक्स शेप्ड का स्ट्रक्चर ले लेता है, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम, एक्स शेप्ड का स्ट्रक्चर। और एक सेल से क्या बन जाता है, फिर वो दो सेल बन जाते हैं। इसका भी प्रोसेस जो है हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। ठीक है, और दोनों के अंदर सॉरी हाँ, क्रोमोसोम पहले बनाता है ये। इस सेल में पहले क्या था, सिर्फ न्यूक्लियस था, इससे क्रोमोसोम्स बनाया, और ये इस वाले में दोनों में एक क्रोमोसोम डाल दिया, और इससे क्या बन जाएगा, अब एक न्यू न्यूक्लियस बन जाएगा। सारे ऑर्गेनल्स को डिवाइड कर देता है और दोनों सेल्स में डाल देता है। ठीक है, तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल क्या होता है, समझ में आया। सेंट्रोसोम इस पूरे ऑर्गेनल को बोलते हैं, दोनों को मिला के। ठीक है, और सेंट्रियोल सिर्फ एक सिलेंडर को बोलते हैं। ठीक है, ये एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होते हैं। ठीक है, अब सेंट्रोसोम का एक और काम होता है। सेंट्रोसोम जो है सारे के सारे जो क्या होता है, हमारे जितने भी मतलब ऑर्गेनल है हमारे, उनको ये क्या करते हैं, एक साथ पकड़ के रखते हैं। ठीक है, एक साथ पकड़ के रखेगा। ठीक है, एक साथ पकड़ के रहेगा, मतलब एक जगह से वो दूसरी जगह मूव ना कर पाए, क्योंकि साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड है। तो फ्लूइड क्या करेगा, एक अपने साथ लेके जाएगा, लेकिन ये क्या करता है, स्ट्रक्चर बनाए रखा है, शेप बना के रखता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें होता है फिलामेंट्स। ठीक है, ये भी आपको क्रोमोसोम दिख रहे होंगे, लेकिन ये क्या है, एक्चुअली फिलामेंट्स है। और ये भी क्या करते हैं, एक शेप बना के रखते हैं उस सेल का। ठीक है, और लास्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है पेरोक्सिसोम। ठीक है, पेरोक्सिसोम बहुत कम बुक्स में भी दिया जाता है, लेकिन किसी किसी में दिया जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, पेरोक्सिसोम क्या होता है, देखो पेरोक्सिसोम जो है एक क्रेसेंट मून शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा शेप्ड, क्रेसेंट मून, इस तरीके से क्रेसेंट मून बना देते हैं हम। उल्टा बना दो, सीधा बना दो, कोई बात नहीं है, इसको हम बोलते हैं पेरोक्सिसोम। अब ये जो पेरोक्सिसोम है हमारा, ठीक है, पेरोक्सिसोम ये करता क्या है, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है, जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कि वायरस और बैक्टीरिया को अंदर नहीं आने देता है। ठीक है, तो नहीं आने देता है, बिल्कुल सही बात है। तो अब इस पेरोक्सिसोम का काम क्या हुआ, जब आएगा ही नहीं तो करेगा क्या उनके साथ, देखो कभी कभी क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो भेस बदल के आ जाते हैं। ठीक है, और फिर वो क्या होता है, इनको अंदर आने देते हैं। ठीक है, और अंदर आके फिर अपने क्या करते हैं, अपने जो है साइड इफेक्ट्स दिखाने लगते हैं। अब ये पेरोक्सिसोम क्या करता है, उनको सीधा करता है। ठीक है, पेरोक्सिसोम क्या करता है, एक एंजाइम जैसा हम बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये सेक्रीट करता है, और इससे क्या होता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है, उसका क्या होता है, विनाश नहीं होता पूरी तरीके से। क्या होता है, उसकी जो एनर्जी है, ठीक है, और उसका जो हार्मफुलनेस है, वो क्या होता है, कम हो जाता है। एनर्जी और हार्मफुलनेस उसका कम हो जाता है हमारे सेल में। और फिर जो हमारा ब्लड है, वो क्या, उसमें क्या होता है, WBC होता है, वो क्या होता है, हमारे इनके साथ लड़ लेता है, और फिर हमारे अंदर से वो बीमारी चली जाती है। ठीक है, पेरोक्सिसम समझ में आ गया आपको। तो हमने सारे पढ़ लिए, क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, कंट्रोल बॉडी होता है हमारा, क्रोमैटिन फाइबर के अंदर डीएनए होता है, न्यूक्लियोलस राइबोसोम्स बनाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं और ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में मदद करता है और स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है, सेंट्रियोल एक सिलेंडर होता है जिसको एक ही बार पर हम यूज करते हैं। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, लाइसोसोम क्या करता है, वेस्ट को खत्म करता है, ER मॉडिफाई करता है प्रोटीन को, और साथ ही साथ लिपिड्स बनाता है। अब मैंने आपको स्मूथ ER के बारे में नहीं बताया। ठीक है, देखो स्मूथ ER,
ये क्या करता है, ये बनाता है कार्ब्स एंड लिपिड्स। अब ये लिपिड्स क्या होता है, ये होता है हमारे फैट्स और ऑयल्स। फैट्स, ऑयल्स और कार्ब्स ये कौन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब यही नहीं होंगे तो आपको एनर्जी कहां से मिलेगी। ठीक है, अगर स्मूथ एयर नहीं होगा तो एनर्जी कहां से मिलेगी हम लोग को, कार्ब से हम लोग को एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम बोलते हैं, इससे हम लोग को एनर्जी मिलती है, फैट से हम लोग को एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो स्मूथ एयर क्या करता है, ये दोनों चीजें बनाता है। ठीक है, इसके पास जो है प्रोटीन, हम लोग क्या करते हैं, जो गोल्गी अपैरेटस पैक करता है ना प्रोटीन को, वो कहाँ लेके जाते हैं, ये एक स्मूथ ईआर के पास भी ले जाता है। वैसे तो वो हमारे बहुत सारे ऑर्गेनल के पास लेके जाता है, लेकिन स्मूथ ईआर उनमें से एक है। अब आप बोलोगे कि इसको तो कार्ब्स बनाने हैं, लिपिड्स बनाने हैं, इसके लिए हम लोग को प्रोटीन की क्या जरूरत है ना। देखो प्रोटीन, अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन एंजाइम बनाने में मदद करता है, और ये बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, कोई केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस के लिए एंजाइम चाहिए होता है, इसलिए स्मूथ ईआर को प्रोटीन की जरूरत होती है। ठीक है, स्मूथ ईआर समझ में आ गया। तो स्मूथ ईआर क्या करता है, कार्ब्स और लिपिड्स बनाता है। गोल्गी अपैरेटस प्रोटीन को पैक करता है। सेल मेम्ब्रेन और वॉल क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है सेल को। और प्लास्टिड क्या करता है, ये कलर देता है हमारे सेल को, जैसे कि ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर, व्हाइट कलर, ये सब। ठीक है, प्लास्टिड जो है तीन तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा प्लास्टिड, तीन तरीके के होते हैं। एक है हमारा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एक है क्लोरोप्लास्ट, एक है क्रोमोप्लास्ट, और एक है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ग्रीन कलर देता है लीव्स को, स्टेम्स को, रॉ वेजिटेबल्स को, रॉ फ्रूट्स को। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, ये अलग अलग कलर्स देता है, जैसे कि रेड कलर्स हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, पर्पल कलर हो गया, ये सब जो भी ग्रीन और व्हाइट के अलावा कलर्स हैं वो क्रोमोप्लास्ट देता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो है व्हाइट कलर देता है, किसको, रूट्स को। और जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम क्या होता है, देखो इस तरीके से स्टेम है किसी का, यहां से रूट स्टार्ट है हमारी, तो ग्राउंड एग्जैक्टली जहां से रूट स्टार्ट है वही तो नहीं होगा, थोड़ा ऊपर होता है हमारा ग्राउंड। तो इतना स्टेम जो है हमारा ग्राउंड के नीचे है, तो इस वाले स्टेम को बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। इसको भी ये क्या करता है, व्हाइट कलर देता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट जैसा कलर देता है। ल्यूकोप्लास्ट ये करता है। तो प्लास्टिड क्या करता है, कलर देता है। वैक्यूल स्टोर करता है वेस्ट को, प्रोटीन को। ठीक है, और पेरोक्सिसम क्या करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस के जो हार्मफुलनेस होता है उसको कम कर देता है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के पार्ट्स क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। इसको हम लोग को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके बाद और भी टॉपिक्स हैं, इस तरीके से बोल रहा हूँ जैसे पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया, अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाकी है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के पार्ट्स। आई होप कि आपको आज का पूरा टॉपिक समझ में आ गया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।